योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं को एक करने के लिए चुनावी नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। अब उसी रास्ते पर ओवैसी के प्रत्याशी शिफाउर रहमान भी आगे बढ़ चुके हैं। वो दावा कर रहे हैं कि इस चुनाव में मुसलमान बटने वाला नहीं है। बिल्कुल नहीं बटेगा, बिल्कुल नहीं बटेगा। जामिया नगर और मुस्तफाबाद की आवाम ने सोच लिया है, बिल्कुल नहीं बटेंगे। दिल्ली के चुनावी घमासान में ऐलान उस प्रत्याशी का है जो दिल्ली दंगों के आरोप में कस्टडी पैरोल पर जेल से बाहर आ चुका है और अब ओवैसी की पार्टी से अपने लिए शाहीन बाग की गलियों में वोट मांग रहा है। ये इलेक्शन मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ये ओखला की आवाम इलेक्शन लड़ रही है और ओखला की आवाम बहुत समझदार है और वो मैसेज उन तक पहुँच चुका है और खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। आखिर शाहीन बाग में ओवैसी के प्रत्याशी कौन सा मैसेज पहुंचा चुके हैं? इस कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह क्या है? क्या चुनावी रण में धार्मिक ध्रुवीकरण का फायदा इस बार अमरतुल्ला खान की जगह शिफाउर रहमान को होने वाला है या फिर इस बार बिजली पानी की जगह वोट किसी और मुद्दे पर पड़ने वाला है? कि हमें रोड की पानी की लड़ाई नहीं लड़नी है। लड़ाई यहाँ है सेल्फ रिस्पेक्ट की, लड़ाई है डिग्निटी की, लड़ाई है कि हमें इश्यूज से जो भटकाया जाता है, हमारे इश्यूज की जो बात नहीं कही जाती, जो सो कॉल्ड पार्टियां जो हमारे इश्यूज को भटकाकर एक डर दिखाकर हमसे वोट मांगती हैं। शिफा साफ कर चुके हैं इस बार मुफ्त के मुद्दे काम नहीं आने वाले, लेकिन वो भूल गए कि इस सीट पर आम आदमी पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट ही मैदान में हैं, जिसकी ओखला में अच्छी पकड़ मानी जाती है। अब मुस्लिमों के वोट बटेंगे या नहीं, 8 फरवरी को पता चलेगा। तो इधर दंगे का आरोपी ताहिर हुसैन भी मुस्तफाबाद की गलियों में मुसलमानों को एकजुट करने में जुटा हुआ है। ताहिर आवाम से भावुक अपील भी कर रहा है और बता रहा है उनके वोट से ही उसे आजादी मिलने वाली है। क्योंकि शर्तों के साथ दिन के 12 घंटे कस्टडी पैरोल पर बाहर आए ताहिर के पास बहुत कम वक्त है और इसी वक्त में उसे मुस्तफाबाद के मुसलमानों का भरोसा जीतना है। ऐसे में अब ताहिर हुसैन इमोशनल हो चुका है, भावुक अपील कर रहा है और अपने ऊपर लगे दंगाई के दाग को धोने के लिए वो आंसू बहा रहा है। सबको बोलो कोई रोना नहीं, इनका प्यार है, मोहब्बत है और मैं भी बाहर नहीं आया, कस्टडी में हूँ। मुझे अपनी बात करने के लिए एक मौका दिया है माननीय अदालत ने, अपनी आवाज़ तक लोगों तक पहुँचाने का, और मुझे पूरा यकीन है कि मैं कम समय में जितना भी बोल पा रहा हूँ लोग सुनेंगे और समझेंगे और जिताएंगे। दरअसल दिल्ली के सियासी दंगल में मुसलमानों को लेकर खूब सियासत हो रही है। हर पार्टी अपने अपने दांव चल रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि दिल्ली के मुसलमान इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? मुस्तफाबाद की जनता दंगा आरोपी ताहिर हुसैन के साथ है या फिर मुफ्त बिजली पानी के साथ? जो ताहिर भाई को मजलूम मानते हैं वो सब हमारा साथ दे रहे हैं। मुस्तफाबाद विधानसभा से मुसलमान पूरे एक बहुमत से हैं और ताहिर हुसैन को 8 तारीख को अपना बेजा बना कर जिता के यहाँ लाएंगे। मुसलमान नहीं बैठेगा आपके 5 साल हाजी यूनुस रहे, लेकिन उन्होंने आगे भी नहीं देखा यहाँ पर क्या है। ताहिर हुसैन के लिए प्रचार करने वाली ये भीड़ दंगा आरोपी को मजलूम मानती है और दावा है कि इस बार चुनाव में मुस्लिम ना बटेंगे ना भटकेंगे, एक साथ ओवैसी के साथ रहेंगे। दिल्ली के चुनावी चैप्टर में दावे वादों के बाद अब पैसे और शराब का खेल शुरू हो चुका है। चेकिंग के दौरान गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं जिसके अंदर से राजनीतिक पार्टी के पोस्टर, बैनर के साथ साथ कैश और शराब भी जब्त की जा रही है। अब इसी कैश कांड में पंजाब की भी एंट्री हो गई है, क्योंकि पुलिस एक्शन में जो गाड़ी पकड़ी गई है उस पर पंजाब की नंबर प्लेट लगी हुई है और इसी पंजाब कनेक्शन को जोड़ते हुए बीजेपी कांग्रेस अब आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। क्योंकि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई में जिस गाड़ी को जब्त किया गया उसे बीजेपी सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी का बता रही है। बीजेपी नेता अमित मालवीय सोशल मीडिया पर इस वीडियो को जारी कर दावा कर रहे हैं कि पंजाब से आई शराब की खेप जब्त की गई है। पंजाब भवन के पास गाड़ी खड़ी मिली, गाड़ी के अंदर भारी मात्रा में कैश, शराब बरामद हुए। गाड़ी से आम आदमी पार्टी के पर्चे भी बरामद हुए। अरविंद केजरीवाल पैसे और शराब के दम पर इन चुनावों में धांधली करना चाहते हैं। अब इस कैश और शराब कांड पर सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस भी हमलावर है। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब की गाड़ी में नोटों की गड्डियां और केजरीवाल का सामान मिला है और शराब की पेटियां मिली हैं, तो केजरीवाल जी अपने गिरबान में झांक कर और देख कर बताएं अब जब दिल्ली के लोगों को क्या करना चाहिए। मैंने आपको याद होगा बहुत 20-25 दिन पहले एलजी साहब को चिट्ठी भी लिखी थी कि पंजाब की गाड़ियां, पंजाब पुलिस की गाड़ियां, पंजाब की गाड़ियां बहुत पैसा लेकर दिल्ली आ रही हैं। तो ये बात आज एक तरीके से प्रूव हो गई। आरोप गंभीर हैं तो आम आदमी पार्टी भी सामने आ गई और जिस गाड़ी से पैसे, शराब, पार्टी के पर्चे मिले उससे पलड़ा झाड़ लिया। बहुत ही हास्यास्पद आरोप है ये। पंजाब गवर्नमेंट ने भी अभी इशू कर दिया है कि इस नंबर की कोई भी कार पंजाब सरकार के पास ना कभी थी और ना है। इस कार की एंट्री कभी भी पंजाब भवन के अंदर नहीं पाई गई। तो ऐसे में सवाल है, आखिर जो गाड़ी जब्त की गई उसके अंदर इतना कैश कहां से आया? शराब की बोतलें किस मकसद से मंगवाई गई?
क्या इसे चुनाव में खपाने की तैयारी थी या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है? इन तमाम सवालों के जवाब दिल्ली पुलिस तलाश रही है। और दिल्ली में कैश कांड के बीच चुनाव आयोग की टीम पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिल्ली आवास पर तलाशी लेने पहुंच गई। इलेक्शन कमीशन का दावा है कि कैश डिस्ट्रीब्यूट की शिकायत के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। और दिल्ली में भगवंत मान के कपूरथला हाउस को चारों तरफ से घेर लिया गया। पुलिस की मुस्तैदी बढ़ा दी गई और चुनाव आयोग के अधिकारी घर के अंदर तलाशी लेने पहुंच गए। सी विजिल पे कंप्लेंट आई है कि मनी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कपूरथला हाउस से। उसको चेकिंग के लिए हमारी एफएसटी आई थी, अब हम देखने आए। यहाँ पे एफएसटी एंटर नहीं कर पाई, इसलिए मैं आया हूँ। आरोप गंभीर है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन के इस एक्शन को दिल्ली चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि कैश डिस्ट्रीब्यूट की शिकायत पर कार्रवाई हो रही है, जिसमें भगवंत मान का कनेक्शन सामने आ रहा है। रवनीत सिंह बिट्टू जो बीजेपी के नेता हैं और मंत्री हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया था कि कपूरथला हाउस से पैसे बांटे जा रहे हैं लोगों का। आम आदमी पार्टी का जो चुनाव दिल्ली चुनाव है उसमें इस्तेमाल हो रहा है इस जगह का। चूंकि पंजाब के जो सीएम है उनका ये आवास होता है, जब दिल्ली में आते हैं तो यहाँ इस जगह का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये आरोप लग रहा है इस वजह से। हालांकि इस कार्रवाई पर आम आदमी पार्टी आक्रामक मोड में है। दिल्ली के सीएम आतिशी इसे पार्टी के खिलाफ साजिश बता रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, दिल्ली पुलिस भगवंत मान के दिल्ली घर पर रेड करने पहुंच गई। बीजेपी वाले दिन दहाड़े पैसे, जूते और चद्दर बांट रहे हैं। वो नहीं दिखता, बल्कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री के निवास पर रेड करने पहुंच जाते हैं। दिल्ली वाले 5 तारीख को जवाब देंगे। हालांकि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, चुनाव में आम आदमी पार्टी पैसे बांटने का आरोप लगा चुकी है। ऐसे में चुनाव आयोग की ये कार्रवाई इन्हीं आरोपों के इर्द गिर्द माना जा रहा है। आपने पाप का घड़ा तो सुना ही होगा, लेकिन दिल्ली के दंगल में पाप का गुब्बारा उड़ रहा है। जी हां, सियासी दल गुब्बारा उड़ाकर अपना गुब्बार निकाल रहे हैं और हवा में उड़ते गुब्बारे से जीत का जुगाड़ कर रहे हैं। ये दिल्ली का कनॉट प्लेस इलाका है, जैसे दिल्ली का दिल। दिल्ली के सेंटर में खड़े होकर देश के सेंटर की सियासत साधने की कोशिश चल रही है और कोशिशों का गुब्बारा हवा में है। जिस पर क्या लिखा है ये बीजेपी नेता परवेश वर्मा खुद बता रहे हैं। ये यहाँ की जनता ने ये लगाया है एयर बैलून, और इसके ऊपर लिखा है केजरीवाल के पाप, जो दिल्ली की जनता छोड़ना चाहती है सारे पापों को। तो आज यहाँ पर 6 बोर्ड लगाए हैं। एक ये है कूड़े का पहाड़, और ये दिल्ली में गंदा पानी आ रहा है। जो दिल्ली की हालत हो गई, यमुना पूरी खराब हो गई है। अब कौन बताए कि पाप का भार होता तो गुब्बारा नीचे धंस जाता। खैर, बीजेपी का सियासी गुब्बारा है, जिसके जरिए सियासत को साधने की कोशिश और परवेश वर्मा के वादे। दिल्ली में बीजेपी आएगी तो केवल अच्छा शासन होगा, भ्रष्ट मुक्त सरकार मिलेगी और केवल विकास की बात करेंगे। यहाँ के लोगों ने बैलून लगाया और ये बोर्ड लगाए हैं, वो केवल दिल्ली की जनता को दिखाने के लिए कि केजरीवाल के कितने बड़े बड़े पाप हैं। हालांकि सियासी गुब्बारे पर अभी आम आदमी पार्टी का गुब्बारा नहीं फूटा है, लेकिन चुनावी रणभूमि में हमले के बदले जवाबी हमला ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। लिहाजा देखते जाइए पॉलिटिकल रण में गुब्बारों के और कितने रंग देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के 2 लड़के अब धुर विरोधी हो चुके हैं। कभी साथ साथ चुनाव लड़ने वाले अब खुलकर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव प्रचार कर रहे हैं और उस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं जो उसी इंडिया ब्लॉक की सहयोगी है, यानी राहुल गांधी से किनारा कर अखिलेश यादव अब अरविंद केजरीवाल के समर्थन में दिल्ली के चुनावी मैदान में है और यूपी वाला पीडीए फॉर्मूला दिल्ली में भी लागू करने जा रहे हैं। पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया और रंगत समझ में आई, मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया। बीजेपी का ये तंज उस जोड़ी के लिए जो यूपी के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सियासी गणित बिगाड़ चुकी है। अब उसी जोड़ी के खिलाड़ी कांग्रेस का गणित बिगाड़ने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ मैदान में हैं और कांग्रेस के खिलाफ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। विपक्षी इंडिया ब्लॉक के भीतर की दरार दिल्ली चुनाव में खुलकर सामने आ गई है। राहुल गांधी कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांग रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये तस्वीर उस बात की तस्दीक करने के लिए काफी है कि जो कांग्रेस मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दे चुकी है, वही समाजवादी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ प्रचार कर रही है। एक ऐतिहासिक जन समर्थन मुझे दिखाई दे रहा है और मैं ये कह सकता हूँ कि इस बार फिर दिल्ली की जनता आप पार्टी पर भरोसा कर करके, अरविंद केजरीवाल जी पर भरोसा कर करके उन्हें ऐतिहासिक जीत दिलाने जा रही है। यानी फर्क साफ है,
दो लड़के दिल्ली में आकर बढ़ चुके हैं तो केजरीवाल कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। साफ दिख रहा है सबको कि दिल्ली में कांग्रेस का एक ही मकसद है, कैसे भी आम आदमी पार्टी को हरवाओ। कांग्रेस दिल्ली में एक भी सीट जीतने के लिए नहीं लड़ रही है, केवल आम आदमी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी के साथ मिलकर लड़ रही है। हालांकि अखिलेश यादव की रैली पर कांग्रेस अब भी खुलकर सामने नहीं आ रही, लेकिन दबी जुबान कांग्रेस के सांसद यूपी में जीत का क्रेडिट अखिलेश यादव की जगह राहुल गांधी को दे रहे हैं। ये अखिलेश जी का निर्णय है, लेकिन 2024 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर राहुल जी ने जिस तरह से पूरे देश के अंदर माहौल बनाया था भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, उसका नतीजा था कि हम इतनी भारी सीटें जीत पाए थे। यानी एक तरफ आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ विरोध की आवाज बुलंद कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अखिलेश के तेवर से खामोश हो चुकी है। एक तरफ दिल्ली का दंगल और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की एक सीट और पूरे देश में गूंजता चुनावी शोर। बीजेपी के विजय प्लान के जवाब में अखिलेश यादव ने अयोध्या में त्रिदेवियां उतार दी हैं। अयोध्या की सियासी रणभूमि पर उतरी समाजवादी पार्टी की ये 3 देवियां हैं, डिंपल यादव, रागिनी सोनकर और प्रिया सरोज। हर चेहरे की अपनी लोकप्रियता और हर चेहरे के पीछे अपना कास्ट फैक्टर। यानी चुनावी समर में बीजेपी को वॉरियर्स का मुकाबला अब समाजवादी पार्टी की इन 3 त्रिदेवियों से करना होगा, जिन्होंने रणभूमि में 8 किलोमीटर लंबे रोड शो से अपने चुनावी युद्ध का आगाज कर दिया। ये डिंपल की लोकप्रियता, प्रिया सरोज की शोहरत और रागिनी सोनकर की अपनी फैन फॉलोइंग की झलक है। जहां तक नजर जाएगी, चुनावी समर में सपा के वॉरियर नजर आएंगे। मिड चुनाव अखिलेश का ये दाव मिल्कीपुर में गेम चेंजर साबित हो सकता है। उसकी बड़ी वजह है त्रिदेवियों के जरिए 2 बड़े वोट बैंक को साधने की रणनीति। डिंपल यादव स्टार फेस और यादव वोट बैंक को एकजुट कर रही हैं, तो प्रिया सरोज के जरिए मिल्कीपुर के 1,20,000 वोटरों को साधने की कोशिश है और रागिनी सोनकर भी इसी दलित वोट बैंक को बिखरने से बचाएंगी। अखिलेश ने जो जिम्मेदारी दी, एसपी की तीनों देवियां उस फैक्टर पर पूरी तरह फिट बैठती नजर आई। यहाँ कास्ट फैक्टर ही नहीं, हर जाति तबके के लोग इन त्रिदेवियों के जनसैलाब में शामिल नजर आए। ये अपने आप में ही एक प्रश्न चिन्ह है कि जब उपचुनाव हो रहे थे बाकी 9 सीटों में उत्तर प्रदेश में, तो मिल्कीपुर में उपचुनाव क्यों नहीं कराए गए और किस साजिश के तहत उपचुनाव को रोका गया मिल्कीपुर में। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है जिस तरह अयोध्या के सभी जनों ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया है, मिल्कीपुर की जो विधानसभा की सीट है ये भी भारी मत से समाजवादी पार्टी जीतेगी। अब सवाल ये है कि जिस तरह का हुजूम रोड शो में उमड़ा, बीजेपी इसके जवाब में किसे उतारेगी, क्योंकि महिला चेहरे की बात करें तो कोई बड़ा नाम नजर नहीं आ रहा। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। यानी बीजेपी को पूरा भरोसा है कि रणभूमि में विजय उनकी होगी। हालांकि अखिलेश के योद्धा भी मैदान में डटे हैं। अब तो 5 फरवरी के वोट युद्ध के बाद ही अयोध्या की रणभूमि के फाइनल नतीजे तय होंगे। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को रेप के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया है। कांग्रेस सांसद राकेश राठौड़ को उनके आवास से गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी उस समय हुई जब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में ही पुलिस वहां पहुंची और सांसद राठौड़ को अपने साथ ले गई। हाईकोर्ट ने बुधवार को वकीलों की दलीलें सुनने के बाद राठौर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सांसद राठौर के वकील ने सरेंडर के लिए कोर्ट से समय मांगा था, जिस पर अदालत ने 2 हफ्ते के अंदर सांसद को सेशन कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया। पुलिस के मुताबिक सांसद राठौर को न्यायिक प्रक्रिया के तहत गिरफ्तार किया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले पुलिस ने 17 जनवरी को एक महिला की शिकायत के बाद राठौर के खिलाफ केस दर्ज किया था। महिला ने आरोप लगाया था कि सांसद राठौर शादी का झांसा देकर पिछले 4 साल से उसका यौन शोषण कर रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर महीनों के मंथन के बाद आखिरकार रिपोर्ट तैयार हो गई है। संसद की संयुक्त समिति ने अपनी बैठक पूरी कर मसौदा रिपोर्ट और संशोधित विधेयक को बहुमत से मंजूर कर दिया है। और जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने सदस्यों के साथ मिलकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को ड्राफ्ट रिपोर्ट और संशोधित विधेयक सौंप दिया और उम्मीद जताई जा रही है कि इसी बजट सत्र में सरकार इस संशोधन विधेयक को संसद में पेश कर सकती है। दरअसल 8 अगस्त 2024 को वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश होने के तुरंत बाद जेपीसी का गठन किया गया था और संयुक्त संसदीय समिति ने 655 पन्ने की रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को सौंप दी। इस रिपोर्ट को तैयार करने में 5 महीने का वक्त लगा और 38 बैठकें करके इसे तैयार किया गया। रिपोर्ट तैयार करने के लिए करीब 250 स्टेक होल्डर और डेलीगेशन के साथ मुलाकात की गई। इसके अलावा सरकारी अधिकारियों और इस्लामिक स्कॉलर के साथ भी चर्चा की गई और जेपीसी ने मसौदा कानून पर रिपोर्ट को 15 से 11 के बहुमत से स्वीकार किया। इस रिपोर्ट के बाद जो बिल आएगा वो बिल निश्चित तौर से अपने आप में
जो एक सरकार की मंशा है संशोधन लाने के पीछे, इसका गरीब को फायदा मिले, अनाथ को मिले, बच्चों को मिले, महिलाओं को मिले, इसका फायदा मिलेगा। महाराष्ट्र में बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत से पहले बुर्के को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। देवेंद्र फडणवीस सरकार में मंत्री नितेश राणे ने बुर्का पहनकर परीक्षा देने वाली छात्राओं पर रोक लगाने की मांग की है। राणे ने महाराष्ट्र के स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भुसे को पत्र लिखकर बुर्का पहनकर आने वाली छात्राओं को परीक्षा केंद्रों में प्रवेश न देने की मांग की है। नितेश राणे बीजेपी के नेता हैं, जबकि दादा भुसे शिवसेना के कोटे से महायुति सरकार में मंत्री हैं। राणे ने पत्र ऐसे वक्त पर लिखा है जब राज्य में महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में अब कुछ ही दिन बाकी है। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने अपनी चिट्ठी में दलील दी कि अगर बुर्का पहनकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाती है तो ये जांचना संभव नहीं है कि छात्रा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग करके परीक्षा दे रही है या नहीं, और ऐसे में अगर अनुचित घटना घटी तो समस्या पैदा हो सकती है। महाराष्ट्र में इससे पहले भी बुर्के पर और हिजाब को लेकर विवाद खड़ा हो चुका है। मुंबई के स्कूल का विवाद सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका था। हालांकि नितेश राणे की इस दलील और मांग से शिवसेना इत्तेफाक नहीं रखती। What he said, half the statement is right, that the Mahayuti will not tolerate the appeasement politics and we are not going to do that. But at the same time, what he said about the student examination, that they should not wear hijab. I guess for the voting it is allowed, and for the examination I don't think any problem for that. If anybody has an objection on that, any candidate, they can always check that. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू होने वाला है। हम आपको बता दें कि इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन 83 नखास। मारूफ खां बालदा रोड, नूरजहां नेपियर रोड जैसे तमाम इलाकों में योगी का बुलडोजर दहाड़ने वाला है। हजरतगंज के क्ले क्वायर अपार्टमेंट सहित शहर के 83 अवैध अपार्टमेंट्स को ध्वस्त करने की तैयारी है। इसके लिए प्राधिकरण का नोटिस भी पहुंच चुका है। इंतजार है बुलडोजर का। ये सभी अपार्टमेंट बीते 20 वर्षों के दौरान बने हैं और इनमें लोग रह भी रहे हैं। अवैध निर्माण को लेकर हाईकोर्ट की सख्ती को देखते हुए एलडीए ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की तैयारी की है। हजरतगंज के क्ले क्वायर अपार्टमेंट सहित शहर में बने 83 अवैध अपार्टमेंट को जमींदोज किया जाएगा। एलडीए ने इन सभी में कब्जा खाली कराने के लिए 15 दिन का नोटिस दिया है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद एलडीए ने तमाम बिल्डिंग्स को यह नोटिस जारी कर दिया है। लखनऊ के हजरतगंज स्थित कबीर मार्ग पर स्क्वायर होम्स यानी कि ये जो क्ले स्क्वायर होम्स अपार्टमेंट आप देख पा रहे हैं, इसका नाम भी उन 83 अपार्टमेंट्स में शामिल है और इन सभी अपार्टमेंट्स में कुल मिलाकर 2000 फ्लैट्स हैं जिनको जमींदोज करने का आदेश जो है वो जारी किया गया है। अवैध अपार्टमेंट को चिन्हित करने का काम एलडीए ने वर्ष 2012 में दायर एक जनहित याचिका के बाद 2014 में किया। उस समय सूची तो बनी लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अब जिन अवैध अपार्टमेंट को गिराने के लिए एलडीए ने नोटिस जारी किए हैं वो शहर के अलग अलग इलाकों में बने हैं और एलडीए से इनका नक्शा भी पास नहीं है। ये अपार्टमेंट वर्ष 2009 से 2012 के बीच बनाए गए हैं और इन्हें एलडीए अधिकारी और बिल्डर्स की मिलीभगत से बनाया गया। आरोप है कि नक्शे के विपरीत अपार्टमेंट तैयार किए गए। इस मामले में साल 2015 में 26 इंजीनियर दोषी पाए गए थे। अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट की सख्त नाराजगी के बाद एलडीए अफसरों को कार्रवाई का डर सता रहा है। इसी डर में करीब 10 साल पहले बनी अवैध अपार्टमेंटों की सूची फिर से निकाली गई और अब एलडीए इन अपार्टमेंट को नोटिस जारी करके जल्द कार्रवाई करेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में भू माफियाओं के खिलाफ ऑपरेशन पीला पंजा चल रहा है, जिसकी तस्वीर अब बुलंदशहर से सामने आई है। यहां विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया और उन अवैध कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भू माफियाओं सख्त चेतावनी भी दी गई है। बताया गया कि करीब 12 बीघा जमीन पर भू माफिया बिना नक्शा पास करवाए अवैध कॉलोनी बसा रहे थे, जिसकी जानकारी मिलने के बाद बीडीए की टीम बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची और फिर अवैध निर्माण को मिट्टी में मिला दिया गया। बुलंदशहर विकास प्राधिकरण इन दिनों बेहद एक्शन में है। सूचना के तुरंत बाद टीम मौके पर बुलडोजर के लेकर पहुंच रही है और बिना नक्शा पास कराए अवैध निर्माण को जमींदोज किया जा रहा है। बीडीए के मुताबिक चोरी छिपे अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी, जिसकी जानकारी मिलने के बाद अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर चलाया गया और भूमाफियाओं को चेतावनी भी दी गई है। अगर फिर से निर्माण करवाया गया तो सख्त कार्रवाई होगी। कोलकाता में 2 बहुमंजिला इमारतें एक दूसरे की तरफ झुककर चिपक गईं और इसके बाद यहां अफरा-तफरी मच गई। लेकिन जब अवैध इमारत को तोड़ने के लिए कॉर्पोरेशन के कर्मचारी पहुंचे तो हंगामा मचा दिया। ये तस्वीरें उन्हीं अवैध इमारतों की है। साफ नजर आ रहा है कि दोनों बिल्डिंग्स एक दूसरे की तरफ झुकी हैं।
इनमें एक बिल्डिंग निर्माणाधीन है जबकि एक में लोग रहते हैं। अचानक ये बिल्डिंग झुकने से हड़कंप मच गया। इसके बाद अधिकारियों ने एक्शन प्लान बनाया। नगर निगम ने पहले तो अवैध इमारत को खाली करने का नोटिस दिया और फिर इसे तोड़ने के लिए हथौड़ा लेकर कॉर्पोरेशन के कर्मचारी पहुंच गए, लेकिन यहाँ भी महिलाओं ने हंगामा कर दिया। यह अवैध बिल्डिंग वार्ड नंबर 58 में क्रिस्टोफर रोड पर स्थित है। जानकारी के मुताबिक लोगों ने कम दाम में यहाँ फ्लैट खरीदा था। फिलहाल हंगामे को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की घटनास्थल पर तैनाती की गई है। महाराष्ट्र के सरकारी स्कूलों में अब छात्रों को मिलने वाले अंडे और स्वीट डिश के लिए सरकार बजट नहीं देगी। कुछ संगठनों के विरोध के बाद जब सरकार ने ये योजना बदली तो सियासी हंगामा खड़ा हो गया। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने मिड डे मील में अंडा और चीनी देने के लिए फंडिंग बंद कर दी है। ये फैसला कुछ संगठनों के विरोध के बाद आया है। पहले बच्चों में प्रोटीन की कमी दूर करने के लिए नवंबर 2023 में हर हफ्ते 1 अंडा देने की योजना शुरू हुई थी, लेकिन विरोध के बाद सरकार ने अब ये योजना बंद कर दी। अब स्कूलों को खुद ही जनता से चंदा इकट्ठा करके अंडे और चीनी का इंतजाम करना होगा। लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद सियासत शुरू हो गई है। यह सरकार अपने आप को गरीबों की सरकार बताती है। बड़े अमीरों के लिए, उद्योगपतियों के लिए, अरे छोटे छोटे मासूम बच्चों के मुंह से उनका निवाला आप लोग छीन ले रहे हैं। उनके प्रोटीन का सामान जिससे वो पोषित होंगे, जिससे वो आगे बढ़ेंगे, वो छीन ले रहे हैं। सरकार का आर्थिक कुप्रबंधन इतना बढ़ गया है कि बच्चों को स्कूल में खाना तक देने की कंडीशन बची नहीं है। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार 24 लाख स्कूली बच्चों को प्रति सप्ताह 1 अंडा देने पर सालाना 50 करोड़ रुपए खर्च करती है, लेकिन विरोध के बाद अंडे और चीनी का अनुदान रोक दिया। सरकार का तर्क है कि स्कूलों को पोषण सहायता के लिए सार्वजनिक योगदान लेना चाहिए। कानपुर आईआईटी से एक बार फिर रेप की घटना सामने आई है। एसीपी मोहसिन खान पर इंजीनियरिंग छात्रा से रेप का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि संस्थान से ऐसा ही एक और मामला सामने आ गया। जहां आईआईटी के साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट में काम करने वाली इंजीनियरिंग की छात्रा ने अपने सहयोगी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा दिया। पीड़िता के मुताबिक आरोपी प्रोजेक्ट इंजीनियर इंदौर निवासी शुभम मालवीय ने पहले उससे दोस्ती की। इसके बाद शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने लगा और शादी की बात करने पर वो मारपीट करता और धमकाता था। इतना ही नहीं, हाल ही में आरोपी ने उसे अपने फ्लैट पर बुलाया जहां पहले से ही उसके 3 दोस्त मौजूद थे और शुभम मालवीय ने जबरन शराब पिलाकर फ्लैट पर उससे डांस कराया। दुष्कर्म के साथ साथ मारपीट करने का भी आरोप लगाया। फिलहाल पीड़िता ने आईआईटी प्रशासन को रिपोर्ट देने के बाद कानपुर के कल्याणपुर थाने में इसकी रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। आईआईटी कानपुर के एक कर्मी द्वारा दूसरे कर्मी पर सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाने की शिकायत प्राप्त हुई है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर थाना कल्याणपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आईआईटी कानपुर में एक रिसर्च स्कॉलर ने कुछ दिन पहले अपने साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। गर्मियां शुरू होने से पहले ही सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है और आतंकवाद पर शिकंजा कसने के लिए भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त रूप से एक बड़ा ऑपरेशन चलाया है। और पिछली गर्मियों में हुए आतंकी हमले से सबक लेते हुए जम्मू डिवीजन के बड़ा इलाके में 20 से अधिक ऑपरेशन शुरू किए गए, जिसमें डोडा, किश्तवाड़, रामबन, राजौरी, पुंछ, उधमपुर, रियासी, कठुआ और जम्मू समेत कई संवेदनशील इलाके शामिल हैं। इस ऑपरेशन का मकसद क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करना है। दरअसल पिछले कुछ समय से आतंकवादी गतिविधियों में इजाफा होने के चलते सुरक्षा बलों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। तो बता दें कि पिछले 3 सालों से लगातार समर्स के दौरान यानी गर्मियों के दौरान बड़े आतंकी हमले जो हैं वो जम्मू में हुए हैं और ऐसे में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की इंस्ट्रक्शंस के आधार पर ये ऑपरेशन, उनकी इंस्ट्रक्शंस पर ये ऑपरेशन जो है वो शुरू किए गए हैं। इतना ही नहीं, डोडा जिले के भद्रवाह इलाके में संदिग्ध आतंकियों की मौजूदगी की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान भी चलाया। भद्रवाह के दूधी बस्ती इलाके में 3 से 4 संदिग्ध देखे गए थे, जिसके बाद सेना, पुलिस और सीआरपीएफ ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। महाकुंभ में भगदड़ के बाद अब मेले की कमान योगी के जय और वीरू ने संभाल ली है, यानी वो अफसर जिन्होंने 2019 के अर्धकुंभ में बेहद शानदार तरीके से इस अर्धकुंभ को संपन्न कराया था। कौन है ये योगी के जय वीरू, वो आप मौनी अमावस्या के दिन जो हुआ वो दोबारा न हो, इसके लिए योगी ने अपने 2 भरोसेमंद अफसरों को महाकुंभ भेजा है। जय वीरू के नाम से मशहूर इन 2 अफसरों का नाम है आशीष गोयल और भानु गोस्वामी। 2019 में भानु गोस्वामी डीएम और प्रयागराज प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन थे, जबकि आशीष गोयल तब के इलाहाबाद के कमिश्नर और अर्धकुंभ मेला के प्रभारी थे।
2019 में प्रयागराज में ही आयोजित अर्ध कुंभ का इंतजाम इन्हीं के हाथों में था। दोनों अधिकारियों ने उस वक्त बेहतरीन तरीके से इंतजाम किए थे। वहीं दूसरी तरफ हादसे के बाद योगी के 2 दूसरे सबसे भरोसेमंद अफसर मुख्य सचिव डीजीपी प्रशांत कुमार भी मेले में मोर्चे पर डट गए। योगी के एक आदेश पर टॉप लेवल के अफसर महाकुंभ में नजर आने लगे। डीजीपी तो महाकुंभ में वॉच टावर पर चढ़ गए और वहां से पूरे मेले का निरीक्षण किया। यानी महाकुंभ में हादसे के बाद योगी ने रणनीति पूरी तरह बदल दी। एक तरफ जय वीरू को मेले की कमान, तो दूसरी तरफ महाकुंभ में तंत्र को तैनाती पर पुनर्मंथन के लिए डीजीपी और मुख्य सचिव की मौजूदगी। ये दोनों बातें इस बात का भरोसा है जो मौनी अमावस्या पर हुआ अब महाकुंभ में दोबारा दोहरा नहीं पाएगा। इसके लिए योगी ने 5 बड़े फैसले लिए हैं, यानी 5 सुरक्षा चक्र, ताकि दोबारा सनातन के समागम में कोई भी इस तरीके की घटना न घट पाए और कोई भी अव्यवस्था न फैले। योगी का पहला बड़ा फैसला 5 नए अफसरों की तैनाती, जिसमें 2 IAS और 3 PPS अफसर शामिल हैं। वहीं दूसरा बड़ा फैसला ये लिया गया कि पूरा मेला क्षेत्र पूरी तरह से नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, यानी एक भी बाहरी गाड़ी अब मेले में नहीं घूमेगी। इसके साथ ही महाकुंभ में VVIP एंट्री पर भी खूब बवाल मचा था। अब योगी आदित्यनाथ के आदेश पर सभी VVIP पास रद्द कर दिए गए हैं, यानी सब आम बनकर आओ। इसके साथ ही योगी ने निर्देश दिए हैं कि मेला क्षेत्र की निगरानी ड्रोन और हेलीकॉप्टर से की जाए। साथ ही घाटों पर सिविल में फोर्स मौजूद रहेगी। अफवाहबाजों पर भी नजर रखी जाएगी। वहीं योगी का 5वां बड़ा फैसला है कि जिले की सीमा पर बाहरी वाहनों की एंट्री पर बैन। ये वाहन चेकिंग के बाद ही एक निश्चित जगह तक ही जा पाएंगे। महाकुंभ में योगी ने इन 5 उपायों से बसंत पंचमी का इम्तिहान भी पास करने की तैयारी की है। योगी के आदेश पर अफसरों ने फौरन अमल शुरू कर दिया है। इसके लिए डीजीपी और प्रमुख सचिव खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। बेहतर सुविधाएं दी जाए, इस संबंध में हम लोग यहाँ आए थे। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जहाँ पर एक घटना हुई थी, बकरों की बात हुई थी, उसको देखा, व्यवस्था बेहतर होंगी और इस तरह की कोई घटना न हो, इसके लिए प्रयास किया। आदेश के असर की बानगी देखनी हो तो इस तस्वीर को देखिए, कैसे जगह जगह अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते रहिए, आराम से स्नान करने जाइए, अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप लोग आराम से बिल्कुल आगे बढ़ते रहिए, संगम तट पे जाके स्नान करिए। आप लोग बिल्कुल आगे बढ़ते रहिए, यहाँ वहाँ खड़े ना होइए। जो भी घाट आपको मिल रहा है आप वहीं पर जाके स्नान करिए। महाकुंभ में भगदड़ के बाद बदलाव की कहानी बयां करती इन तस्वीरों को देखिए, जिनमें नए अफसरों की तैनाती से लेकर प्रयागराज जिले के बॉर्डर पर चेकिंग तक शामिल है। 4 फरवरी यानी बसंत पंचमी तक प्रशासन और संतों के अलावा किसी का बाहर नहीं घुसने पाएगा, जबकि दूसरी तरफ स्नान के फौरन बाद श्रद्धालुओं को मेला क्षेत्र से बाहर जाने की अपील की जा रही है। संगम नोच पर भी प्रयागराज की कुंभ पुलिस लगातार अनाउंसमेंट कर रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इस वक्त जहाँ पर भीड़ भाड़ वाले जगह है, वहाँ पर बाकायदा रास्ते पर भीड़ न लगाने को लेकर अनाउंसमेंट किया जा रहा है। यानी महाकुंभ में मौजूद पूरा सरकारी तंत्र पूरी तरह से एक्टिव है। योगी का संदेश साफ है, अगर अब भी लापरवाही हुई तो बख्शा नहीं जाएगा। यही वजह है डीजीपी से लेकर प्रमुख सचिव तक महाकुंभ में मौजूद हैं। मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में हुए हादसे पर जहां एक और यूपी सरकार प्रभावितों को मदद और मरहम दे रही है और आगे से ऐसी भगदड़ न मचे उस पर नई रणनीति बना रही है, तो उधर विपक्षी दल भी इस दर्दनाक हादसे को लेकर सरकार पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी के नेता तो एक कदम आगे निकल गए। एसपी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने तो महाकुंभ पर ही सवाल उठा दिए। किसी भी धर्म ग्रंथ में कहीं भी महाकुंभ का नाम नहीं, कुंभ है, महाकुंभ नहीं। आप लोग देख लेना वेद पुराणों को। ये सब दर्शाता है कि किस तरह का मिसमैनेजमेंट हुआ है। यह भी जानते हुए कि इतनी भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, तभी भी कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ सरकार की वजह से कोई चूक हुई। वहीं दूसरी ओर प्रयागराज महाकुंभ में मौजूद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने परमार्थ निकेतन में जाकर हनुमान जी की पूजा की और हादसे पर सियासत करने वालों को करारा जवाब दिया। वर्तमान में हो रही जो उस भगदड़ के ऊपर राजनीतिक टिप्पणियां हैं या लोगों के द्वारा दी जाने वाली टिप्पणियां हैं, हम यही प्रार्थना करेंगे अपने हनुमान जी से, भैया उन सबको सद्बुद्धि दें। शव और शिव टिप्पणी का विषय नहीं है। मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में हुए हादसे के बाद योगी सरकार ने नई रणनीति बनाई है और लोगों से सुरक्षित रहने की भी अपील की। महाकुंभ से निकला आस्था का सैलाब अब अयोध्या की ओर कूच कर रहा है। आलम यह है कि अयोध्या की गलियां श्रद्धालुओं से भरी पड़ी हैं और सड़कें गाड़ियों से जाम हैं।
महाकुंभ में पावन स्नान के बाद प्रभु राम का आशीर्वाद लेने आस्था का ये सैलाब अब अयोध्या पहुंच चुका है। जहां तक और जिधर नजर जाएगा आस्थावानों की टोलियां नजर आएंगी। ऐसी अपार भीड़, ऐसा जन सैलाब तो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भी नहीं दिखा था, जैसा जन प्रवाह अब दिखाई दे रहा है। अयोध्या में जन सैलाब का आलम यह है कि लोग अपनों से बिछड़ जा रहे हैं। हम रोजी बोल रहे हैं, आपको दौलिया थाना के पास आइए, आपका कॉलेज तैयार कर रहे हैं। यानी कुंभ ही नहीं, अब अयोध्या में भी लोग बिछड़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ अयोध्या को आने वाली सड़कों का हाल भी देख लीजिए। पूरी सड़क जाम है, दूर दूर तक गाड़ियां नजर आ रही हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन पहले ही अयोध्या न आने की अपील कर चुका है, लेकिन आस्था के पथ पर श्रद्धालुओं के कदम रुकते नजर नहीं आ रहे हैं। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में अब ट्रैफिक पुलिस भी डिजिटल हो गई है। गुरुग्राम हरियाणा का पहला जिला बन गया है, जहां पुलिस ने पेटीएम QR कोड के जरिए चालान भरने की नई प्रक्रिया शुरू की है। अब चालान का कैश भुगतान बंद कर दिया गया है और QR कोड के जरिए भुगतान लिया जाएगा। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने 250 पेटीएम QR कोड लगाए हैं। इनकी सहायता से चालान भरने की शुरुआत भी हो गई है। यानी अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर डिजिटली चालान भरना होगा। गुरुग्राम के अलग अलग थानों और पुलिस बूथों पर ये QR कोड लगाए गए हैं। 250 पेटीएम QR कोड सभी थानों, चौकियों, ट्रैफिक बूथ, पुलिस ऑफिस और मुख्य स्थानों में चिपकाए जा चुके हैं, ताकि लोग इसके माध्यम से अपने ट्रैफिक चालान का भुगतान कर सकें। हमने लगभग 250 के आसपास QR कोड जगह जगह पर लगा दिए। हमारे जितने ट्रैफिक बूथ हैं उन सभी के ऊपर कोड लगा हुआ है। अगर कोई भी अपने ट्रैफिक चालान का भुगतान उसके बाद में करना चाहता है तो उस QR कोड को स्कैन करके उससे कर सकता है। इसके अलावा सभी को डायरेक्शन देगी, क्योंकि सभी के पास ये फैसिलिटी है कि मौके पर कैश कोई भी नहीं ले। कोई कैश देगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पुलिस ने साफ कर दिया है कि गुरुग्राम में कैश चालान का भुगतान पूरी तरह से बंद किए जा चुके हैं। इससे भ्रष्टाचार को रोकने में भी मदद मिलेगी और चालान का भुगतान भी आसानी से हो जाएगा। हालांकि इस पेटीएम QR कोड के द्वारा कोर्ट में भेजे जा चुके चालानों का भुगतान नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश के दमोह से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पूरे गांव को जान से मारने की खौफनाक साजिश रची गई, जिससे पूरे गांव में अब दहशत फैली हुई है। इस खौफनाक साजिश के लिए बोरवेल का इस्तेमाल किया गया, जहां इस हैंडपंप से निकलने वाले पानी को देखिए सिर्फ झाग और मटमैला कलर। सुबह सुबह लोगों ने हैंडपंप से पानी निकाला और जब उपयोग किया तो 4 लोग बेहोश हो गए। लोगों को पहले तो माजरा समझ नहीं आया और वो हक्के बक्के रह गए। आनन फानन में बेहोश हुए लोगों को अस्पताल भेजा गया, लेकिन जब तफ्तीश की गई तो पाया गया कि हैंडपंप के पास एक जहर का खाली डिब्बा पड़ा था। इसके बाद लोगों को समझते देर नहीं लगी कि बोरवेल के पानी में जहर मिलाया गया है। गुबरा गांव के लोगों ने पुलिस और प्रशासन को इसकी सूचना दी तो मौके पर पुलिस पहुंच गई। जिले के कलेक्टर को भी इसकी सूचना दी गई। PHE विभाग के अफसरों को भी भेजा गया। गुबरा गांव में एक सूचना प्राप्त हुई सरपंच के माध्यम से कि वहां के सार्वजनिक नल में किसी ने विषैली, अनजान व्यक्ति ने कोई विषैली दवा जो है मिला दी है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को स्वास्थ्य की कुछ हानि होना बताया जा रहा है। जिसके लिए जांच के निर्देश आदरणीय कलेक्टर सर ने तत्काल PHE विभाग को दी है। जो भी आगे कार्रवाई होती है उसकी सूचना आप लोगों को दी जाएगी। दावा है कि तेंदुखेड़ा के गुबार गांव के सार्वजनिक बोरवेल में किसी ने जहर मिला दिया। फिलहाल लोगों को पानी का उपयोग करने से मना किया गया और जांच की जा रही है। ये पता लगाने की भी कोशिश की जा रही है कि आखिर कौन है जो पूरे गांव के लोगों को मारना चाहता है। मध्य प्रदेश के पन्ना में JK सीमेंट प्लांट में स्लैब गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया और इस हादसे में 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 16 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। अभी भी मलबे में कई लोगों के दबे होने की खबर है। पुलिस और प्रशासन की टीम मलबे में फंसे मजदूरों को निकालने में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री के एक यूनिट में कंस्ट्रक्शन के दौरान छत का स्लैब गिर गया, जिसमें नीचे काम कर रहे मजदूर दब गए। इस हादसे में 3 मजदूरों की जान चली गई, जबकि 16 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस, प्रशासन और SDRF की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। सुरक्षा को देखते हुए सीमेंट फैक्ट्री के अंदर एंट्री पर रोक लगा दी गई। बताया जा रहा है कि जिस वक्त स्लैब गिरा उस वक्त यहाँ भारी संख्या में मजदूर मौजूद थे। अचानक भरभराकर छत की स्लैब गिरने से मलबे में कई मजदूर दब गए। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। आनन फानन में मलबे में दबे मजदूरों को बाहर निकालने का काम जारी है। C News।